नमस्कार। अक्सर हम सब सोचते हैं कि प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने ही भारत की किस्मत लिख दी थी। लेकिन सच तो ये है कि वो तो बस शुरुआत थी। असली खेल वो लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि एक बंद कमरे में, एक संधि की मेज पर खेला गया। चलिए आज समझते हैं कि कैसे व्यापारियों की एक कंपनी देखते ही देखते एक पूरे साम्राज्य पर राज करने लगी। हाँ, बिल्कुल। प्लासी और बक्सर तो हो गए, पर असली खेल तो अब शुरू होता है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि इतने बड़े देश पर सिर्फ बंदूक के दम पर राज नहीं किया जा सकता। उन्हें चाहिए थी लिजिटिमेसी, मतलब एक कानूनी हक। तो उन्होंने क्या किया? तलवार को म्यान में रखा और कलम उठाई। और बस यही वो कदम था जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बक्सर के बाद आखिर हुआ क्या? एक नया दौर शुरू हुआ। अब कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब मामला लड़ाई झगड़े का नहीं था, बल्कि कूटनीति का था, लीगल मूव्स का था। और इसी दौर ने भारत की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। और इस नए दौर का जो सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था, वो था 1765 का इलाहाबाद की संधि। ये संधि हुई थी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था, ये तो सत्ता की वो चाबी थी जो कंपनी के हाथ लग गई थी। तो चलिए अब जरा डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि इस इलाहाबाद की संधि में आखिर ऐसा था क्या। मतलब इसने कैसे लीगली सारी पावर कंपनी के हाथ में दे दी। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि कैसे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ने पूरे हिंदुस्तान का मुकद्दर तय कर दिया। इस संधि से जो पावर शिफ्ट हुआ वो देखने लायक था। देखिए, एक तरफ थी मुगल सम्राट, अब वो बस नाम के राजा रह गए थे, एक रबर स्टैंप की तरह। और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके हाथ में आ गई थी असली पावर। सम्राट ने शासन करने का हक खो दिया और कंपनी को क्या मिला? टैक्स वसूलने का अधिकार। और हम सब जानते हैं, जिसके पास पैसा वसूलने का अधिकार होता है, असली सरकार वही होती है। यही तो किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। और यहीं पर आता है वो कीवर्ड जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, दीवानी। इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए। दीवाने का सीधा सा मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। और जैसा कि मैंने कहा, जिसके पास पैसा उसी के पास असली ताकत, और ये ताकत अब सीधे सीधे कंपनी के पास थी। तो अब ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। भारत में अंग्रेजी राज की जो असली नींव है ना, वो किसी लड़ाई से नहीं पड़ी, वो रखी गई थी इलाहाबाद की संधि के उसी दस्तावेज पर। यही वो लीगल फाउंडेशन था जिसने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी को एक विशाल साम्राज्य में तब्दील कर दिया। अब दीवानी तो मिल गई। इसके बाद कंपनी ने 1765 से 1772 के बीच एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब और खतरनाक सिस्टम बनाया। इसे इतिहास में द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए समझते हैं कि ये था क्या और इसके नतीजे कितने ज्यादा भयानक हुए। इस सिस्टम को समझना देखिए बहुत आसान है। दो हिस्से थे। पहला दीवानी, मतलब पैसा इकट्ठा करने का सारा काम, सारा अधिकार वो कंपनी ने अपने पास रख लिया। और दूसरा था निजामत, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, लॉ एंड ऑर्डर देखना। ये सारी जिम्मेदारी डाल दी गई बंगाल के नवाब के कंधों पर। सोचिए, पावर सारी कंपनी के पास और जिम्मेदारी वो बेचारे नवाब के पास। ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। मतलब ताकत तो है, पर कोई जवाबदेही नहीं। कंपनी का बस एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैसा निचोड़ना। उन्हें लोगों की, उनकी भलाई की, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई परवाह नहीं थी। और नतीजा ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम बन गया जो करप्शन के लिए ही बना था, और इसने बंगाल में एक भयानक लूट का दौर शुरू कर दिया। और इस सिस्टम का जो सबसे सबसे खौफनाक नतीजा निकला, वो था 1770 का बंगाल का महाअकाल। इस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। और ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, नहीं, ये कंपनी की लालची और बेरहम नीतियों का सीधा डायरेक्ट नतीजा था। अब जब इस डुअल गवर्नमेंट की वजह से बंगाल तो पूरी तरह तबाह हो ही गया, पर एक और बात यह है कि कंपनी खुद भी दिवालिया होने वाली थी। तब जाके उनको अकल आई कि भाई ये सिस्टम तो चलने से रहा, अब टाइम आ गया था कि पर्दे के पीछे से नहीं, बल्कि सीधे सीधे सत्ता अपने हाथ में ली जाए। और इस बदलाव की शुरुआत हुई 1772 में, जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आया। उसने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? इस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म किया। और फिर 1 साल बाद
1773 में आया द रेगुलेटिंग एक्ट, और इस एक्ट के साथ ही कंपनी ने रेवेन्यू, जस्टिस, पुलिस मतलब सरकार के हर जरूरी हिस्से पर अपना सीधा कंट्रोल जमा लिया। और बस खेल खत्म। अब कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, अब कंपनी ही सरकार थी। जो व्यापारी बनकर आए थे वो पूरी तरह से शासक बन चुके थे। तो अब जब बंगाल की पूरी दौलत और ताकत कंपनी के हाथ में आ गई तो जाहिर है उनकी भूख और बढ़ गई। अब उनकी नजरें पूरे हिंदुस्तान पर थी। बंगाल उनके लिए एक लॉन्च पैड बन गया था जहां से वो बाकी भारत को फतेह करने की तैयारी में थे। और ये काम उन्होंने बहुत ही तेजी से और बेरहमी से किया। 1799 में उन्होंने अपने सबसे बड़े चैलेंज मैसूर के टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाया। फिर 1818 आते आते उस समय की सबसे बड़ी ताकत मराठों को भी घुटनों पर ला दिया। सोचिए, सिर्फ लगभग 20 साल के अंदर भारत में उनके जो दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे वो खत्म हो चुके थे। अब लड़ाई तो एक तरीका था, पर इसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत चालाक पॉलिसी अपनाई। इसका नाम था सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या था कि भारतीय राजा गद्दी पर तो बैठा रहता था, लेकिन उसे अपनी सेना हटानी पड़ती थी। उसकी जगह अंग्रेजी सेना रखी जाती थी, और कमाल की बात यह है कि उसका खर्चा भी वही राजा उठाता था। मतलब ये बिना लड़ाई के किसी भी राज्य पर कब्जा करने का एक मीठा जहर था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, बॉटम लाइन क्या है? एग्जाम के लिए ये पॉइंटर्स एकदम याद कर लीजिए। प्लासी, वो थी बस शुरुआत। बक्सर, उसने दी कंपनी को लेजिटिमेसी यानी वैधता। लेकिन असली पावर, असली सत्ता वो मिली इलाहाबाद की संधि से। और एक बार ये मिल गई, उसके बाद तो धीरे धीरे पूरा भारत अंग्रेजों के अधीन होता चला गया। और आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रही हूं, जरा सोचिएगा। 1765 की उस संधि के बाद क्या मुगल बादशाह की हैसियत वाकई एक रबर स्टैम्प से ज्यादा कुछ बची थी? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।